नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा है कि आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद वाले पार्ट में हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन डालेंगे। तो अभी ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए कीजिए परशुराम ने का वध किया था? तो सहस्त्र भाव का वध किया था। कात्यायनी क्या है? महाकाव्य है। रस के भेद हैं, कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। बाल गोविंद भगत की अवस्था थी, 60 के ऊपर थी उनकी अवस्था। फिर आते हैं अपन जिजीविषा शब्द का अर्थ, तो जीने की इच्छा आएगा इसका आंसर। मैं क्या लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन थे? तो इनके अज्ञेय थे। फिर आएगा आपका सत्य असत्य। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, तो इसका आपका आएगा असत्य। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है, तो ये आपका सत्य आएगा। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, तो ये आपका असत्य आएगा। बिस्मिल्ला खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था, तो यह आपका सत्य आएगा। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, तो ये आपका सत्य आएगा। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, यह भी आपका क्या आएगा? सत्य। हो सकता है एक पूरे 25-30 नंबर के ऑब्जेक्टिव में एक दो ऑब्जेक्टिव इधर इधर हो, तो उसके लिए माफ करिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही पूरा सॉल्यूशन मिले। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है क और ख। अब आपके सामने संगीतकार, संगतकार तो फिफ्थ है, इसके सामने मंगलेश डबराल आएगा। छंद के प्रकार कितने होते हैं? तो इसका थर्ड आएगा। 2 प्रकार होते हैं। बिस्मिल्ला खां अभी यहाँ पर भी आया था, सत्य सत्य में भी क्या बजाते थे वो? शहनाई वादक, तो इसका 2 आएगा। गले का हार होना मतलब कि कोई वस्तु बहुत प्यारी होना, मतलब कि छठा आएगा इसका आंसर। संधि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। फिर बालम खीरा का क्या आएगा आपका? लखनऊ। इस तरह से हमने सही जोड़ी करी। अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर, किसकी आभा अट नहीं रही है? तो फाल्गुन की आभा अट नहीं रही है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। फिर आते हैं हम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? तो कस्बे के चौराहे पर लगवा दी गई थी। काला अक्षर भेज बराबर का क्या अर्थ है? मतलब कि अनपढ़ होना या निरक्षर होना, यह आएगा इसका आंसर। बाबूजी राम नामा बही में कितने बार राम लिखते थे? तो 1000 बार राम नाम लिखते थे। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते थे? तो पहाड़ी कुत्ते रात को भौंकते थे। इस तरह से हमने एक वाक्य के उत्तर देखे। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर पेपर के आईएमपी और हर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। सही विकल्प चयन कर लिखिए। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि सूरदास माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है बचपन के। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है, फसल को माना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक। फिर हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ा था, तो हर 15वें दिन। फिर आपका आंसर आएगा वाच्य के प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? 3। मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या था? मणि। इस तरह से हमने पांचों सही क्वेश्चन के आंसर दिए। आशा है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन है आपका सामने, राम लक्ष्मण परशुराम पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषता। अब राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं किस प्रकार लिखोगे? एक तो विनम्रता और सहनशीलता, और एक लिख देना पॉइंट बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता। इन दोनों को आप डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हैं। फिर अगला है, संगीतकार किन रूपों में मुख्य गायकों की मदद करते थे? तो आप लिख सकते हैं इसमें संगीतकार स्वर में स्वर मिलाना, कि लय और ताल में साथ देना, ये 2 प्रकार से वो उनकी मदद करते थे। फिर अगला है आपका, खंड काव्य किसे कहते हैं? तो खंड काव्य में भी किसी भी व्यक्ति के एक ही भाग का वर्णन होता है। खंड काव्य महाकाव्य एक लघु रूप होए, या किसी व्यक्ति के जीवन के एक अंश या किसी घटना विशेष का वर्णन करता है। इसमें एक ही मुख्य कथा होती है, यह एक ही छंद में लिखा जाता है। यह इसके और वाला और सरल क्वेश्चन है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए, जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है अतिशयोक्ति कहा जाता है। अब इसमें आप उदाहरण बहुत सारे हैं, कोई सा भी लिख सकते थे। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यह फिर आपका है, हास्य रस की परिभाषा लिखिए। अब हास्य रस की परिभाषा, जिसमें हंसने पर, जिसको सुनने पर हंसी आए, वो हास्य रस। तो यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जब किसी वस्तु या घटना का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि उसे सुनकर देखकर हंसी आए, तो वह हास्य रस होता है। उदाहरण, ठीक, कोई सा भी लिख दे देना।
तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप। जो भी आपको लगता है, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आए तो कागज़ को मोड़ सकता हूँ, जैसा भी आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। दोहा और छंद की परिभाषा लिखिए। अब दोहा छंद की परिभाषा, दोहा एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, आपको पता ही होगा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है, दूसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है। ठीक। आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या है? आत्मकथा लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है, जबकि जीवनी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। ठीक। दृष्टिकोण लिख सकते हैं। आत्मकथा में लेखक का दृष्टिकोण व्यक्तिपरक होता है, जबकि जीवनी में दृष्टिकोण वस्तुपरक होता है। फिर इसके वाला कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। तो कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर क्या हो सकते हैं? कहानी का आकार छोटा होता है, जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। ठीक। ये लिख सकते हैं। फिर आपके सामने है लेखक लेखिका मनु भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे? तो अब इसका आंसर क्या आएगा आपका, कि लेखिका मन्नू भंडारी का पिता रसोई भटियार खाना इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि रसोई में काम करने से लड़कियों का समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। वे चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ाई लिखाई करें और जीवन में कुछ बने, इसलिए करते थे। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता था कि देशभक्ति की भावना आज भी लोगों में जीवित है। यह दिखाता कि लोग आज भी अपने देश के नायकों का सम्मान करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। फिर अगला है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी किस तरह व्यक्त की भावनाएं? तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। धैर्य भावनाएं शांत और धैर्यपूर्ण तरीके से व्यक्त की। उन्होंने इस भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया और अपने बेटे के शव को सामने भजन गाए। उन्हें शोक मनाने की बजाय उत्सव मनाया और कहा कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। फिर काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? तो हम लिख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। गंगा जमुना संस्कृति का क्षरण हो रहा था। काशी की गंगा जमुना संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिससे बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। संगीत और कला के प्रति उदासीनता थी लोगों में। अब फिर आते हैं हम स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी के लेखक परिचय और उनके आधार पर लिखिए। दो रचना और भाषा। तो दो रचना हम लिख सकते हैं। दो रचनाएं, सूरज कब निकलेगा इनकी पहली रचना हो जाएगी, और आएंगे अच्छे दिन ये हो सकती है। इनकी भाषा शैली क्या थी? आम बोलचाल की भाषा और कहानियों का में मध्यम वर्गीय जीवन की वास्तविकता चित्रण मिलता है। वे अपनी कहानियों में व्यंग और हास्य भी प्रयोग करते थे। यह थे स्वयं प्रकाश की। अब मनु भंडारी की हम दो रचनाएं लिख सकते हैं। अब आपका बंटी महाभोज, इनकी दो रचनाएं हैं, आपका बंटी और महाभोज। भाषा शैली क्या थी? मन्नू भंडारी की भाषा सरल और सहज प्रभावशाली है। उनकी कहानियों में स्त्री मन की गहराइयों का चित्रण मिलता है। वे अपनी कहानियों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लिखते हैं। फिर आते हैं हम नए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं अगले 13वां क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए जिसमें आने की तिथि का ना पता हो। तो जिसके आने की तिथि का ना पता हो उसे हम क्या बोलते हैं? अतिथि। जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या बोल सकते हैं? जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता हो उसका आएगा आपका सर्वज्ञ। फिर आते हैं हम समास विग्रह पर। देशभक्ति और गंगा जमुना। तो समास विग्रह गंगा जमुना, गंगा और यमुना, इसका समास विग्रह हो जाएगा। कौन सा समास है ये? द्वंद्व समास है। देशभक्ति, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास आ जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास होगा इस पहले वाले में, और दूसरे में आपका होगा द्वंद्व समास। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। श्वेत पताकाएं किसी शोक या दुखद घटना के लिए प्रतीक हो सकती है, जबकि रंगीन पताकाएं किसी उत्सव या खुशी या स्वागत के लिए प्रतीक हो सकती है। फिर अगला क्वेश्चन आपका भोलेनाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न थी? तो हम लिख सकते हैं कि बहुत भिन्न थी। भोलानाथ और उसके साथी मिट्टी, रेत, पत्ते, टहनियाँ आदि प्राकृतिक चीज़ों से खेलते थे, जबकि आज के बच्चे प्लास्टिक के खिलौने, वीडियो गेम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खेलते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 15, प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं।
तो प्रगतिवाद की दो विशेषताएं हैं, शोषित वर्ग वर्ग के प्रति सहानुभूति, सामाजिक असमानता का विरोध। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? अगला क्वेश्चन। तो रीति काल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कवियों ने श्रृंगार रस से संबंधित रचनाएं की थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कवि सूरदास या अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु का आधार पर लिखिए। दो रचना लिखनी और भाव पक्ष लिखने। तो सूरदास जी की सरल है, आपको दो रचनाएं सुर सागर हो जाएगी और सुर सरावली हो जाएगी, भाव पक्ष हो जाएगा कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस का सुंदर वर्णन। अच्छा, यदि जयशंकर प्रसाद का लिखना चाहो तो इनकी दो रचनाएं क्या हो जाएगी, कामायनी आंसू, भाव पक्ष प्रेम सौंदर्य और प्रकृति का चित्रण। प्रश्न नंबर 17वां है आपका लिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही जिनका मन चंचल और जिनका मन कृष्ण भक्ति में नहीं लगता। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो सबको पता है, मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश और